नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वह एलटी ड्राइंग सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में रखने जा रहा हूँ। आज देखिए मुगल काल से थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मुगल काल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके नींव किसने रखी। देखिए, हम अगर बात करें जो स्थापक के रूप में जो रहे थे वो बाबर ने क्या करी थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो नींव रखने का जो कार्य करा था इसके बेटे हुमायूं द्वारा इसको किया गया था। देखिए, बाबर ने सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर ये आकर बैठ गए और इन्होंने आगरा के किले को ये जीत कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। देखिए जो संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो ये बाबर था, और जो पूरे अगर मुगल चित्रकला की जो नींव रखने का कार्य करा वो उसके बेटे ने किया गया था। तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें जब ये हार गया था इब्राहिम लोदी तो बाबर क्या हो गया था, आपके ये दिल्ली की गद्दी में आकर ये बैठा और यहीं से मुगल सल्तनत का प्रारंभ काल यहाँ प्रारंभ हुआ। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि बाबर द्वारा शाहीनामा एशियाटिक सोसाइटी लंदन से लाई गई थी। ठीक है, बाबर द्वारा शाहीनामा की अगर हम बात करते तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन से लाई गई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मुरक्का की अगर हम बात करें ये क्या है, ये जो है ये एक सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम के रूप में हम इसको जानते हैं। तो मुरक्का अगर पूछा जाता है कि क्या है, ये एक सूक्ष्म चित्रकला से संबंधित एक एल्बम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित जो पुस्तक रही थी वो पुस्तक का नाम कभी आता है तो अमीर हजमा ये नाम इसका है। ठीक है, ये वाली जो पुस्तक लिखी गई थी वो मुगल काल में लिखी गई थी। जो मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित ये पुस्तक थी, अमीर हजमा ये नाम इसको दिया गया। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, दास्तान अमीर हजमा की चित्रावली की अगर हम बात करते हैं तो ये तेजब निवासी मीर सैयद अली और सिराज के जो अब्दुल इस्मद ने क्या करे थे, इसमें जो टोटल अगर हम कहें दास्तान अमीर हजमा में कुल अगर कहानियों की बात करें कितनी कहानियाँ इसमें अंकित हैं तो ये 360 कहानियाँ हैं। और जो इसका चित्रावली जो की गई थी वो तेजाब निवासी थे मीर सैयद अली और साथ ही सिराज के जो अब्दुल इस्मद थे, इनके द्वारा इसको किया गया था। कुल कहानियाँ कितनी थी, 360 इसमें थी। ठीक है, अब शाहनामा बादशाहनामा की बात करें। ठीक है, बादशाहनामा ये किसके द्वारा लिखी थी, तो अब आपको बता दो ये अब्दुल हमीद लाहौरिया द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ये था, इन्होंने जो किया था बादशाहनामा का चित्रांकन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अकबर कालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो अकबर के समय में जितनी भी चित्रकारियाँ बनी थी उसको कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ इनको 4 भागों में बांट लिया गया था उस टाइम पे। 4 भागों में जो बांटा गया था, 4 भाग कौन कौन से थे पहले आपको बता दो। एक तो भारतीय कथाओं पर आधारित, जो भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन पे आधारित चित्र यहाँ पर उकेरे गए थे। और अगर बात करें भारतीय कथाओं के चित्रों की बात करें कि आपकी जो यूरोपीय अगर ईरान या फारस के जो जहाँ से मुगल आए थे वहाँ की ये भाषाओं पर जो आधारित जो ग्रंथ थे उनकी कथाओं पर आधारित चित्रों को यहाँ पर चित्रांकन किया गया था। और जो तीसरा रहा था वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जो ऐतिहासिक चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। और जो चौथा जो बनाया गया था वो व्यक्ति चित्रण यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित कर दिए गए। 4 भाग कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आयार-ए-दानिश, ठीक है, ये क्या है, ये पंचतंत्र की कथाओं का क्या है, ये अनुवाद किया गया है। आयार-ए-दानिश में पंचतंत्र की जितनी भी कथाएं हैं उनका यहाँ पर अनुवाद किया गया है, याद रखें। अब यहाँ पर देखिए शाही पुस्तकालय की अगर बात है, पुस्तकालय की बात करें तो ये क्या होता है, ये अकबर ने शाही पुस्तकालय आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, लाहौर में यहाँ पर स्थापित किया गया।
कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाही पुस्तकालय की नींव किसने रखी थी, किसके द्वारा इनको निर्मित किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। इनमें शाही पुस्तकालय थे जहाँ पर राजा महाराजा, इनकी महारानी, इनके बेटे बहुएं जितने भी हुआ करते थे इस संग्रह यहाँ पर ये पुस्तकालय में जाते थे, वहाँ पर अन्य पुस्तकों को पढ़ा करते थे, वहाँ चित्रांकन भी कार्य किया करते थे। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, ये स्थित ये स्थानों पर इसे बनाया गया था। और साथ ही अकबर के पोथी खाने में 24,000 हस्तलिखित पुस्तिकाएं ये थी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि अकबर की पोथी खाने में कुल कितनी पुस्तकें हस्तलिखित थी, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर जो थी 24,000 पुस्तकें क्या थी, हस्तनिर्मित यहाँ पर थी, जिनकी प्रति पुस्तक 1 लाख रुपये की कीमत ये थी। अगर हम देखें वर्तमान समय में इन पुस्तकों की जो 24,000 जो पुस्तक हैं, अगर इसकी कॉस्ट अगर बात करें, जिसकी प्रति पुस्तक अगर हम मतलब प्रत्येक पुस्तक की अगर हम कॉस्ट करें तो 1 लाख यहाँ पर क्या है, ये पुस्तकों की कीमत रखी, तो ये लगा ले 24,000 करोड़ की अगर आप कहें उससे भी ऊपर की धनराशि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी। ठीक है, इंडियन ऑफिस जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए शाही कलम क्या है, ये पूछा जाता है। शाही कलम की अगर हम बात करते हैं तो रंग के बिना काली रेखा से बनी कुछ चित्र जिन पर क्या किया जाता है, अंडे की लेप लगाकर उनको सुरक्षित रखा जाता है, स्याही कलम इसे कहा जाता था। देखिए क्या होता था, कुछ ऐसे चित्र होते थे जिन पर क्या किया जाता, अंडे की ये लेप लगाकर उनको सुरक्षित रखा जाता था और रंग के बिना उसमें काले रेखा से बनी कुछ चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का आकार कैसा है, दो ताजमहल का जो आकार है वो क्या है, आयताकार आकार है। पहले तो सर्वप्रथम समझ लीजिए। इसकी जो संपूर्ण योजना की अगर बात करें तो ये कितने क्षेत्र में फैला है, तो जो इसका आकार जो फैला हुआ है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1900 गुणा 1000 फीट के दायरे पर ये क्या है, आपका ताजमहल ये बना हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि शाहजहां ने लाल किले की नींव, जो शाहजहां द्वारा जो लाल किले की जो नींव रखी गई थी वो आपकी रखी थी 1639 में रखी गई थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने लाल किले को निर्मित किया गया था, शाहजहां द्वारा बनाया गया था, इसने इसकी नींव रखी गई थी। और लाल किले को बनाने में अगर हम बात करें 9 वर्ष 3 माह का ये समय लगा और 60 लाख रुपये का इसमें खर्चा आया था। ऐसा बताया जाता है कि इस लाल किले को बनाने में 60 लाख रुपये का खर्चा आया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन करते हुए चलिए, पढ़ोगे। हम बात करेंगे पहाड़ी रियासत पर बात करेंगे। तो पहाड़ी रियासत की जब हम बात करें तो पहाड़ी रियासतों में मुख्य रूप से अगर हम देखें, जैसे आपके कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, गुलेर हो गया, नूरपुर हो गया, ये जो हैं जसकोटा करके है, ये आदि क्या है आपकी ये रियासत है जहाँ पर जो पहाड़ी शैली फली फूली अपने चरम पे पहुँची। ठीक है, अगर हम बात करें पहाड़ी शैली के जन्म की अगर बात करें तो लोक कला के रूप में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। थोड़ा सा इसको समझ में आप रख लीजिएगा कि पहाड़ी रियासतों में मुख्य रूप से सर्वप्रथम गुलेर में अगर हम बात करें तो 1760 ईस्वी के लगभग ये माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहाड़ी रियासतों के अगर उदय की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से गुलेर में 1760 ईस्वी में लगभग इसका माना जाता है। वैसे अगर हम देखें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक का ये पीरियड माना जाता है पहाड़ी शैली का। ठीक है, पहाड़ी शैली का जो पीरियड माना जाता है वो कब से कब तक माना है, 17वीं से 19वीं शताब्दी के अंत तक का ये माना जाता है। जहाँ पर हम बात करेंगे पहाड़ी चित्रों की अगर संख्या की अगर बात करें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 50,000 से भी अधिक क्या बने हैं, पहाड़ी शैली पर चित्र बने। ये जो कहा गया था, जो थ्योरी दी गई थी कि 50,000 से अधिक जो चित्र बने हैं, ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, ये शब्द उनके थे कि डॉक्टर राधा कृष्ण कमल मुखर्जी ने ये कहा था कि भैया आपकी जो पहाड़ी शैली के अंदर जो चित्र बने थे 50,000 से भी अधिक ये बने थे। ठीक है, अब वहीं पर आप देखोगे पहाड़ी शैली पर एक आधारित ये प्रश्न है कि राजा संसार चंद, ठीक है, राजा संसार चंद के ये क्या थे, ये कांगड़ा शैली के सबसे अधिक अगर हम बात करें लोकप्रिय या कला के प्रति या कला के प्रेमी के रूप में ये राजा माने जाते हैं। और इनके समय में अगर हम देखें तो कला सर्वाधिक रूप में फली फूली
ठीक है, ये संसाचन थे। ठीक है, कांगड़ा शैली के अगर कहें सबसे प्रिय राजा के रूप में जिसे माना जाता है वो संसाचन थे। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही क्या हुई थे, वो गद्दी पर बैठ गए थे। जब वो 10 वर्ष की आयु के थे तो 1775 में वो गद्दी पर बैठ गए थे। कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो कला के प्रति इनका रुझान, कला के चीज़ों में एक कला प्रेमी के रूप में ये रहे। देखिए आनंद कुमार स्वामी ये क्या है, आपके प्रसिद्ध विद्वान या लेखक भी हम इन्हें कहते हैं, जो कि बहुत समय तक म्यूजियम ऑफ आर्टिस्ट के क्यूरेटर भी ये रहे। याद रखें क्या रहे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूजियम ऑफ आर्ट के क्यूरेटर के रूप में कौन रहे, वो कौन से विद्वान रहे, तो आपको बताना चाहिए आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक नोट मैंने दिया है कि दाम भवन कहाँ स्थित है, तो ये मंडी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए बसौली शैली की अगर हम बात करते हैं तो बसौली शैली लोक कला साथ ही मुगल कला के समन्वय से ये जन्मी थी। देखिए 2 शैलियों के मिश्रण से अगर हम कहें जिस शैली का उदय हुआ वो बसौली शैली मानी जाती है। यहाँ पर आप लोक कला साथ ही मुगल कला के समन्वय से जो जन्मी जो शैली थी हम उसे बसौली शैली के रूप में जानते हैं। और बसौली शैली का सबसे बड़ा संरक्षक और श्रोता या राजा के रूप में जो माना जाता है, जिसके समय में बसौली शैली फली फूली अपने स्वर्ण काल को भी प्राप्त हुई, वो कृपाल पाल को माना जाता है। ठीक है, इसके समय में बहुत शानदार तरीके से बसौली शैली ने अपनी उन्नति की और महेंद्र पाल द्वारा बसौली में शीश महल बनवाया और यह क्या उसका चित्रांकन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसौली में शीश महल किसके द्वारा निर्मित किया गया था, वो महेंद्र पाल था, उसके द्वारा इसका चित्रांकन बनवाया गया था। और बसौली शैली के सौंदर्य को अजीत घोष द्वारा सर्वप्रथम पहचाना गया था। क्या बनना कि बसौली शैली का सौंदर्य को सर्वप्रथम किसके द्वारा इसको पहचाना गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो पहचान मिली थी वो आपके अजीत घोष के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कई दफ़े पूछा गया कि डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना चाहिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि गढ़ राजवंश का इतिहास किसके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, कभी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है किस कलाकार द्वारा गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा गया, तो वो कोई और नहीं मौला राम थे, जो एक साहित्यकार होने के साथ साथ आपके एक उच्च कोटि के चित्रकार भी रहे। अगर हम देखें मौला राम एक दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, मौला राम की जब हम बात करते हैं साहित्यकार लेखक के रूप में और साथ ही एक उच्च कोटि के चित्रकार है, तो इन्होंने ही गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा। गढ़ राजवंश गढ़वाल के राजवंश का क्या रखा, इन्होंने इतिहास लिखा था। अब हम देखते हैं पहाड़ी रुमाल की अगर हम बात करते हैं तो चंबा पहाड़ों के अगर जो पहाड़ी शैली के रूप में अगर कहें, जो पहाड़ी रुमाल के अगर रूप में जो जाने जाते हैं वो चंबा रुमालों के नाम से जाना जाता है, जहाँ के रुमाल विश्व प्रसिद्ध हैं। रुमालों का काम चंबा में अगर हम देखें तो 1782 से 1700 अगर हम देखें 1881 तक 1921 तक ये रहा। ठीक है, याद रखना इसके बीच में ये माना जाता है कि इसके बीच में अब इसका प्रचलन हुआ। और इस समय आप देखोगे दोस्तों तो जो बेसिकली होता है रुमालों में काश्तकारी की कलाओं का काम यहाँ पर दिखाया जाता था कि जो रुमाल होते हैं रुमाल में भांति भांति के फूल पत्तियाँ या कहें चित्रांकन उसमें किया जाता था। और रेशमी या फिर सूते की कपड़े का एक वर्गाकार या टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे रुमाल होता है आयताकार या वर्गाकार के रूप में होता है, और आयताकार रुमालों पर कढ़ाई की जाती थी और उसमें सुंदर सुंदर आलेखन ये बनाए जाते थे। जो बनाए जाते थे रेशम की डोरी से इसमें क्या किया था, रेखांकन इत्यादि चित्रांकन किया जाता था। अब बात करेंगे चंबा का नामांकन की बात करें, जो चंबा शैली है उसका नामांकन कैसा हुआ, चंबा नाम कैसा पड़ा, अगर हम बात करें तो यहाँ के एक राजा थे, राजा साहिल वर्मन थे, उनकी पुत्री का नाम था चंपावती, इनका नाम था। इनके नाम पर क्या गया था, इस स्थान का नाम चंपावती ये रख दिया गया था। ठीक है, कि चंपावती ये इस स्थान को रखा गया, जो लगातार अगर कहें जो कालांतर लंबे समय के पश्चात ये चंबा के रूप में प्रसिद्ध हो गया, चंबा के रूप में से कहा जाने लगा। और राजा उदय सिंह थे, उन्होंने 1690 से 1720 के शासनकाल का जो इनका शासनकाल रहा, इस शासनकाल में इस शैली का इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो राजा थे 1690 से 1720 के मध्य में यहाँ के जो शासक थे वो शासक
कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा उमेश सिंह थे, इनके शासनकाल में इस शैली का प्रारंभ हुआ। और कुल्लू के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, क्वेश्चन पूछा है। जेसी फ्रेंच द्वारा लाया गया था। और कुल्लू का जो प्राचीन नाम कुलुट करके ये था, ठीक, कुलुट करके ये नाम था, याद रखिएगा। अब बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, देखिए कि कंपनी चित्रकार की अगर हम बात करें, कंपनी के चित्रकार की अगर बात करें, जो कलाकार पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर लेते थे, ठीक है, कंपनी शैली की अगर हम देखें, वो थे जो कलाकार पाश्चात्य मतलब आपके जो विदेशी, अगर हम कहें जो आपके विदेशी शैली थे, उस उनके चित्रकारों की क्या कर लेते, भली भांति नकल कर लेते, उन्हें ही क्या कहा जाता था, कंपनी के चित्रकार वो कहा जाता था उनको। और कंपनी शैली का अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसको पटना शैली के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पटना शैली के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो उनमें से सेवक राम हो गया, झुमक लाल हो गया, हुलास लाल हो गया, जय राम दास हो गया, ये तमाम जो चित्रकार थे आपके कंपनी शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार ये थे। और पटना शैली का प्रमुख केंद्र के रूप में अगर हम जानते हैं तो प्रमुख केंद्र था आपका पटना था, लाहौर था, दिल्ली था, वाराणसी, ये क्या थे आपके कंपनी शैली के क्या थे, प्रमुख केंद्र ये थे। और साथ ही मुशीराबाद हो गया, पूना हो गया, और नेपाल का ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी शैली का विस्तार या कहीं इससे संबंधित चित्रों को कहीं ना कहीं उकेरा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, ये कहाँ है, तो मैंने उसका आंसर पहले आगे से लिख दिया है। तो ये कहाँ है, आपके लंदन में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि पटना शैली की खोज किसने की थी, तो पी.सी. मानक ने, और सर्वप्रथम शिवलाल के चित्र जो पटना में खोजे गए थे, याद रखना, पटना शैली की खोज अगर हम पी.सी. मानक और उनके जो सर्वप्रथम शिवलाल के यहाँ पर इनके द्वारा किया गए थे, चित्र खोजे गए थे। और पटना शैली कहें या कलम शैली के रूप में भी हम जाते हैं, तो अंतिम चित्रकार जो माने जाते हैं पटना शैली के या कंपनी शैली के जो चित्रकार, जो अंतिम चित्रकार माने जाते हैं, क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है ईश्वरी प्रसाद वर्मा वो चित्रकार थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थानी शैली को कितने भागों में विभाजित किया गया है, राजस्थानी शैली के प्रमुख विषय क्या थे उसको थोड़ा समझने की कोशिश की। अगर हम प्रमुख विषयों की बात करते हैं, जो राजस्थानी शैली के अंदर जो चित्र बने थे बेसिकली, जिन पे जैसे रागमाला के चित्र बने थे, विष्णु पुराण, भगवत पुराण पे वो बने थे, कृष्ण लीला पर ये चित्रांकन किया था, रामायण और महाभारत पर क्या बना थे, यहाँ पर चित्र बनाया गया, और साथ ही 12 मासा ऋतुओं पर भी आधारित किया गया था। यहाँ पर फाल्गुन माह इत्यादि के क्या चित्रों को यहाँ पर प्रमुखता दी गई थी। अब प्रमुख चित्रों की अगर बात करें, जो मुख्य चित्रों की प्रमुख विशेषता अगर क्या थी, अलंकारिकता और काल्पनिकता, ये इसमें ये थी। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए दास्तान अमीर हाजिमा के अंतर्गत कुल कितने चित्रों को वर्णित किया गया है, कितने कहानियाँ उसमें उल्लेखित हैं, तो 360 यहाँ पर कहानियाँ इसमें उल्लेखित है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद शान ए सीकरी के नाम से ये जानिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर की सीकरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना शान ए सीकरी के नाम से इसको जाना जाता है। और देखिए मयूर सिंहासन लाल किले के दीवान ए खान, ठीक है, यहाँ पर देखिए मयूर सिंहासन लाल किले के खान एक खान में जो इसको रखा गया है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया, तो ये जो लाल किला है, लाल किले के दीवार एक खान में इसको रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी शैली या पटना शैली की अगर हम बात करें तो कंपनी शैली के समय में के प्रसिद्ध चित्रकार थे झुमक लाल या फकीरचंद और तुली लाल, ये यहाँ के प्रमुख चित्र थे। ये कागज़ और साथ ही अभ्रक पर भी, यहाँ पर अभ्रंग शैली पर या अभ्रक पर भी क्या बनाया करते थे, ये चित्रों को बनाया करते। अब देखिए इस समय में अगर आप देखोगे कागज़ और हाथी दांत पर भी चित्रों की परंपरा रही। चित्रों की प्रसिद्ध कलाकार अगर हम कहें, कागज़ और हाथी दांत पर जो चित्र बनाया करता था वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, वो शिवलाल जी थे, जो इस चीज़ में निपुण थे, जिसमें हाथी और साथ ही कागज़ के दांत, हाथी के दांत और कागज़ पर ये चित्र बनाया करते थे। थोड़ा सा कंपनी शैली के बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मध्य युग में सीरियाई चर्च तथा पाश्चात्य ईसाई कला शैली का यहाँ पर क्या आगमन भारत में हुआ। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस
के साथ पाश्चात्य कला शैली के नमूने भारत आए थे। याद रखिएगा कि जब जहांगीर का जब शासनकाल था उस टाइम पे इंग्लैंड के एक राजदूत थे, सर टॉमस रो करके उनका नाम था, वो उनके साथ क्या है भारत में पाश्चात्य कला के कुछ नमूने ये भारत में अपने साथ लेके आए थे। और 18वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश चित्रकारों की यहाँ पर संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे भारत में जो थे आपके जो पाश्चात्य शैली के या कहें ब्रिटिशर जो चित्रकार थे वो धीरे धीरे इंडिया आना शुरू हुए और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना अगर हम बात इंग्लैंड में हुई थी और लगभग अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में ये हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड थी। और भारत में इसका जो आगमन रहा लगभग हम बात करें 16वीं शताब्दी में ये हुआ जब यहाँ के सम्राट जहांगीर का साम्राज्य था। उस टाइम पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आपके भारत में हो गया था। तो कंपनी के शासकों ने जो भारतीय राजाओं में क्या कर फूट डाल कूटनीति का जो तरीका अपनाया था, फूट डाल के राजनीति करने का जो तरीका था ये करा। और 1857 में भारत पर सीधा अपना शासन स्थापित कर लिया था। कब उस कंपनी शैली ने कब अपना भारत में सीधा शासन स्थापित किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो किया गया था 1857 में इन्होंने ये चीज़ें कर ली थी। अब देखिए अंग्रेज़ों के अधिकारियों ने पटना को अपना मुख्य स्थान बनाया था क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र भी था और यहाँ पर तमाम क्षेत्रों का ये प्रमुख केंद्र भी ये रहा। तो इसको अपना क्या बना लिया, पटना इसको अपना स्थान बना लिया क्योंकि नदी के तट पर होने पर क्या होता है यहाँ पर शहर में व्यापार आसानी से किया जाता है। देखिए इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो पटना को जो इन्होंने मुख्य अपना स्थान जो बनाया था अगर चित्रकला के दृष्टिकोण से भी यार, क्योंकि ये नदी के किनारे था, क्योंकि व्यापार नदियों के माध्यम से उस टाइम पे जो जहाज़ का निर्माण नहीं हुआ था तो जितना भी चीज़ें थी आपके समुद्र के माध्यम से व्यापार हुआ था। कच्चे माल को इधर से उधर ले जाना समुद्र के माध्यम से ये तमाम चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं ये सरल उनके लिए था, तो ये प्रमुख केंद्र इसलिए था। जब हम पटना शैली की बात करें थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्वानों के अनुसार पटना शैली के नाम से संबंधित यहाँ पर बहुत से विवाद भी रहे, वो मानते भी नहीं थे, किंतु राय कृष्णदास ने उसे फिरंगी कला या कंपनी शैली के नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा विद्वान था जिसने पटना शैली को फिरंगी शैली या फिरंगी आर्ट या फिर कहीं कंपनी शैली के नाम से संबोधित किया? वो कोई और नहीं, वो थे आपके राय कृष्णदास ने ये कहा था। ये शैली मात्र पटना तक ही सीमित ना होकर भारत के उन्नत स्थानों तक ये फैल गई। जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अपना अधिकार या विस्तार किया तो वहाँ इस शैली का विस्तार हुआ। देखिए अगर आप देखोगे पटना शैली की जब हम बात करते हैं, कंपनी शैली की बात करें, भारत में बेसिकली अगर देखोगे संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का अस्तित्व रहा या जहाँ जहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ उन स्थानों तक ये फैली। आप बंगाल कहे या नेपाल में भी इनका अस्तित्व देखने को मिलता, तो पूरे भारत वर्ष में ये फैल गई। ठीक है, अब राय कृष्ण दास के शब्दों में अगर हम देखें इस शैली का प्रभाव बंगाल से पंजाब तक था और उत्तर से भारत और दक्षिण, देखिए उत्तर भारत और साथ ही दक्षिण में महाराष्ट्र तथा आपके पश्चिमी घाटों तक ये था। और साथ ही अगर देखें पश्चिम में सिंधु घाटी से इस शैली के चित्र पाए जाते हैं। देखिए बहुत लंबा विस्तृत ये क्षेत्र रहा, चाहे हम बंगाल से पंजाब तक करें या उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत महाराष्ट्र तक करें, फिर या फिर उत्तरी भारत से दक्षिण तक कहें या महाराष्ट्र तक ये रहा और साथ ही पश्चिमी घाट तक भी ये रहा। ये बहुत बड़ा इनका साम्राज्य फैला रहा। तो ये आपके सामने कुछ रखें। आप पाश्चात्य चित्रों की अगर जब हम बात करते तो उनकी भांति नकल करने वाले कलाकारों को उस समय अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पुरस्कार किया जाता था। अगर कोई जो चित्रकार हुआ करते थे अगर पाश्चात्य शैली की अगर वो हूबहू नकल कर लिया करते थे तो उन समय उनको क्या दिया जाता, पुरस्कार दिया जाता था और उसे कंपनी चित्रकारों की उपाधि भी दी जाती थी। कंपनी के अंदर उसे एक बड़ा पोजीशन भी दी जाती थी और उसको कंपनी के चित्रकारों के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता था। 18वीं से 20वीं शताब्दी तक पटना में चित्र बनते रहे जो कि जिस तकनीक पर बनाए जा रहे थे उसे या कजरी स्याही के नाम से जाना जाता है। देखिए 20वीं से
18वीं से 20वीं की शताब्दी के बीच अगर हम बात करें तो पटना में उस टाइम पे ये चित्र बनते रहे, और साथ ही जो ये चित्र बने थे तो उस टाइम पे कजरीली स्याही नाम से इसको जाना जाता था, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कंपनी शैली के चित्रकार शिवलाल के चचेरे भाई ये शिव दयाल ये जो थे ये भारतीय ढंग की आकृतियों को बनाने में ये क्या थे, निपुण थे, याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी चित्रों की विशेषताओं की अगर बात, कंपनी शैली के जो चित्र थे उनकी विशेषताएं किस प्रकार थी। कंपनी के अंतर्गत जो शैली थी उनकी निम्नलिखित विशेषताएं उनकी मैं आपके सामने रखना। ये जो चित्र बनते थे यथार्थवादी पे बनते थे, प्रकृति चित्रण पे बनते थे, मानव आकृतियों पे चित्र बनते थे, चेहरों से संबंधित चित्र, आभूषण और वस्त्र पहने हुए, धरातल का चित्रांकन करते थे, परिप्रेक्ष्य किया जाता था, वो जो आपकी विषय वस्तु था, व्यक्ति चित्रण बनाए जाते थे, फिरका आर्ट जिसे हम कहते हैं, हास्य उसमें निर्मित किए जाते थे, रंग निर्मित किए जाते थे, स्याही कलम जिसे हम कहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसमें निर्मित किए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि अगर हम कंपनी शैली के रूप में हम जानते हैं। देखिए जो जाना जाता है वह जान कंपनी, जान ये एक शब्द आता है, जान कंपनी या फिर कंपनी की सीधी शासन व्यवस्था जो थी 1857 के, जो मैंने कहा ना कि पानीपत का जो युद्ध होता है उसके विरोध के परिणाम स्वरूप ये उभर के समक्ष आया था। अब फिट का बहा ये क्या है, ये छह छोटे छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं। फिट का बहा इसको क्या कहते हैं, 6 छोटे छोटे चित्रों के सेट को ये कहा जाता है। और देखिए बनारस में ब्रिटिश सेना की अगर बात करें जो उनका आगमन पहुंची, जो ये 1764 में बनारस क्या पहुंची आपकी ब्रिटिश इंडिया की अगर हम कहें ब्रिटिश सेना जो पहुंची थी आपके जो बनारस जो पहुंची थी, बनारस में ये 1764 में पहुंच गई थी। अब एक प्रश्न है, हुलास लाल ये कौन है, ये चित्रकार? हुलास नामक जो चित्रकार था बनारस का ये था, जो बाद में पटना चला गया क्योंकि ब्रिटिशरों के उसमें इनको संरक्षण दिया गया, बड़ी बड़ी पैदवी दी गई थी। तो ये जो हुलास लाल जो नामक जो चित्रकार था वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, आपके पटना में ये शिफ्ट हो गया, याद रखिएगा। अब कंपनी शैली का जहागीर अगर हम कहें, कंपनी शैली का जहागीर की अगर जब बात करें तो कंपनी शैली का जहागीर राजा ईश्वरी नारायण सिंह को कहा जाता है। कंपनी शैली का जहागीर किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आप इसको याद रख लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो इसको जो कहा जाता है ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहागीर के रूप में कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो बनता है कि कला भवन कहाँ स्थित है, तो भारत का कला भवन का नाम अगर कहें जो पुराना नाम जो था भारत कला परिषद इसका नाम था, बाद में इसको कला भवन के रूप में रख दिया गया था, ठीक है। अब देखिए कंपनी शैली के 5 चित्रकारों का नाम जब हम बात करते हैं कि कंपनी शैली के 5 प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे उनके नाम बताइए, तो पहला था बिहारी लाल, दूसरा था प्यारे लाल था, फिर तीसरा था मुन्नी लाल था और तीसरा था कल्लू चंद्र, ये था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और था तो यहाँ पर कट गया है तो उसको देख लीजिएगा, यह ठीक। अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे लिखा है अफसाहा, जो लिखा है अफसाहा का अर्थ होता है हाशिए पर सोने की तबक का छिड़काव करना। जो ये बनाए जाते थे उसमें क्या था, जो हाशिए बनाए जाते थे उसमें सोने की उसको छिड़का जाता था। देखिए अब काले रंग की वर्तिका कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये कालांज वर्तिका, ये इसे अदरक और साथ ही इलायची की जो लकड़ी को इसमें क्या कर दिया था, अबरक था कि लकड़ी को यहाँ पर जलाकर उससे ये बनाया जाता था, ठीक है। और रंगीन बत्तियों को सालका कहते हैं, याद रखना कभी क्वेश्चन पूछा था, रंगीन बत्तियों को क्या कहा जाता है, सालका कहा जाता है। और कंपनी शैली का केहर सिंह या कपूरथला निवासी ये था। कंपनी शैली का जो केहर सिंह था वो कहाँ का निवासी था, ये कपूरथला का था और एक सिख कलाकार के रूप में ये जाने जाते थे। और पटना शैली की जब हम बात करें तो 18वीं से 20वीं शताब्दी में कंपनी शैली के चित्र ये बनने शुरू हुए थे। अब हमने अभी कहा स्याही कलम क्या है, ये काली स्याही के माध्यम से बनाए जाते थे चित्रों को, इसीलिए स्याही कलम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कंपनी शैली की खोज
किसने की थी? पीसी मानक द्वारा इसकी खोज की गई थी, मैंने उससे ऊपर भी बताया है आपको। तो यहाँ पर देखिए पटना कलम के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा को ये कहा जाता है। देखिए ठीक है, मैंने इससे पूर्व भी बताया था। अब आते हैं जो आपका जो ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसको अगर हम बात करें भारतीय कला पर पाश्चात्य प्रभाव। अब भारतीय कला पर किस प्रकार से पाश्चात्य गए, ब्रिटिशर या विदेशी कला का प्रभाव है, यथार्थवादी या अकादमिक चित्रण की अगर जब हम बात करते हैं, जिस समय भारत में प्रथम बार अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उस समय मुग़ल शैली का यहाँ पर सूरज दमक रहा था, याद रखिएगा। देखिए जिसमें अगर हम कहें जिसमें यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थवादी या कह अकादमिक चित्रण की अगर जब बात करें, जब अंग्रेजों का आगमन इस प्रदेश में नहीं हुआ था तो उससे पूर्व इस समय मुग़ल शैली का यहाँ पर सूरज क्या था, आसमान में दमक रहा था, चमक रहा था। जागीर के समय में अंग्रेज़ों से भारत के कुछ चीज़ें क्या अच्छे संबंध यहाँ पर थे, क्योंकि जागीर के समय में जो अंग्रेज़ थे टॉमस रॉ भी उनसे मिलने आया था, तो कहीं ना कहीं मुग़लों की और अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी संबंध मधुर इनके संबंध रहे, अच्छे खासे इनके ताल्लुकात ही रहे, ठीक है। बाद में ये ताल्लुकात ख़राब होते रहे। इन्हीं के काल में अगर कहूँ इंग्लैंड का जो राजदूत था टॉमस रॉ ने भारत ही आया और यूरोपीय शैली में कुछ ऐसे बहुत से ऐसे व्यक्ति चित्र हैं जिन्हें अंडाकार बनाया गया। देखिए यूरोपीय शैली में ऐसे बहुत से चित्र बनाए गए हैं जो कि अंडाकार बनाए गए थे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मुख्य रूप से दारा सिकों का चित्र प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हाशिम और चित्रमन और बालचंद्र आदि ने किसका चित्र बनाया था? दारा सिकों का ये विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया था। जब हम बात करते हैं मुग़ल काल की, तो मुग़ल काल के अतिरिक्त अहमदनगर, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया आदि की ये यहाँ पर दिखनी शैली के चित्रों में भी हमें क्या देखना, पाश्चात्य प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता था यहाँ पर। इसने देखिए सन 1757 तक अगर हम कहें तो देश में राजनीति शांति में अंग्रेज़ों का वर्चस्व यहाँ पर स्थापित हो गया था। 1757 की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में अगर देखें बेसिकली तो पूरे भारत में यहाँ पर क्या हो गया था, तो 1757 में ब्रिटिशरों का कहाँ यहाँ वर्चस्व स्थापित हो गया और 1857 में अगर देखें ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ प्रभुत्व था अगर कहें तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन या कहीं कंपनी का शासन यहाँ पर क्या हो गया था, भारत में लागू हो रहा था। कहीं ना कहीं मुग़लों का अंत यहाँ हो गया था, क्योंकि मुग़ल शासनकाल का अंत की अगर हम बात करें तो मुग़लों को अंग्रेज़ों के आगमन से उसके बाद मुग़लों का अंत हो गया था। मैंने कई दफ़े आपको ये बता रखा है कि मुग़लों का अंत मुग़लों के शासनकाल में ही, प्रारंभ भी उनके शासनकाल में, अंत भी उनके शासनकाल में ही हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा हमारी वर्षों से चली आ रही भित्ति चित्रण या लघु चित्रण परंपरा को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता हो, क्योंकि इसके पश्चात जब हम भारतीय समकालीन आधुनिक चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, जब बंगाल शैली का उद्भव या पुनरुत्थान जब हुआ तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हमेशा ये कहा कि जैसे पटना शैली या अलग अलग आर्ट स्कूल को जब खोला था तो उसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीय जो परंपरा या भारतीय जो शैली है उससे भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं उनसे पृथक करा जाए और कहीं ना कहीं उसको विमुख कर दिया जाए और जो भी चीज़ें सीखें वो पाश्चात्य शैली या फिर यूरोपीय शैली को वो सीखे। तो पुनर्जागरण एक तरफ भारत में जहाँ पर अगर कहें क्रांति का बिगुल फूक गया था, ये तमाम चीज़ें तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी राजा रवि वर्मा हो गया, गगनेंद्र नाथ हो गया, अविंद्र नाथ हो गया, या चाहे अब नंदलाल बोस हो, अभी अमृता शेरगिल हो गए, तो ये बड़े बड़े जो चित्रकार रहे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो भारतीय चित्रों की जो परंपरा इन्होंने बनाई तो अपनी जो शैली को इन्होंने बरकरार रखा। बेसिकली उनमें यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिला, मगर इन्होंने भारतीय चित्रण परंपरा से या इनके जो तीज त्यौहार थे उनसे विमुख नहीं हुए थे, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं कि पाश्चात्य की बात करें, पाश्चात्य कला की अगर बात करें, इसका प्रभाव से तैयार लोगों में यथार्थ चित्रण भी इसी समय में होने लगा था। ठीक है, जब पाश्चात्य शैली में जब ये आए तो कहीं ना कहीं तैयार लोगों का भी यथार्थ रूप में यहाँ पर चित्रण इस समय होने लगा। और पंजाब के ठाकुर सिंह ने हजारों की संख्या में क्या किया था, तैली चित्रण पर कार्य कराया था। याद रखिएगा कितने तैली चित्रण पर कार्य किया था, बहुत ढेर सारे ये चीज़ें इनके द्वारा बनाई गई थी। पंजाब के ठाकुर सिंह थे तो उस समय ये तमाम चीज़ें चल रही थी।
अब जब बात कर रहा हूँ कि पाश्चात्य प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों की अगर जब हम बात करते हैं तो भारतीय चित्रों में जो विशेषता आत्मसात की गई थी, देखिए पाश्चात्य शैली की हम बात करें, पाश्चात्य शैली में जब हम क्या बात करें कि आत्मसात जब की गई थी वह इस प्रकार से है। किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि तैल रंगों का प्रयोग किया गया था, जल रंगों का प्रयोग किया था, विदेशी कागज़ का प्रयोग किया गया था, कैनवास का प्रयोग किया गया था, अंडाकार वृत्त और सभी चित्र यहाँ पर बनाए जा रहे थे और साथ ही लघु चित्रों पर पेंसिल से खास खींचकर उनको बनाया जाता था और प्रत्यक्ष देखकर प्रकृति दृश्य का अंकन कहीं ना कहीं यहाँ पर होता था। ठीक है, अब बात करेंगे कि अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। भारतीय कला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साथ ही अगर भारतीयों द्वारा जो पाश्चात्य सभ्यता जो संस्कृति थी या उसकी सभ्यता थी, उसकी कला साहित्य या रहन सहन को अपनाना इत्यादि ये था। ठीक है, ये देखिए जब ये लोग आए कहीं ना कहीं भारतीय शैली को इन्होंने अपनाया, ठीक है, और यहाँ की जो स्मृति थी, यहाँ की संस्कृति की अगर के संस्कृति हो गया, देखिए यहाँ की पाश्चात्य सभ्यता थी, संस्कृति है या कला साहित्य की बात करें, यहाँ रहन सहन को अंग्रेजों अपनाया, अंग्रेजों ने, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब मुगल काल की अगर जब बात करते हैं तो मुगल काल में इंग्लैंड के जो राजदूत सर टॉमस रो भारत ही आए थे और साथ ही टॉमस रो ने जहांगीर को एक तैल चित्रण यहाँ पर गिफ्ट किया या उद्देश्य से उसे भेंट किया है कि कोई उसकी अनुकृति नहीं बना सकता है। ठीक है, मुगल काल में जब ये टॉमस रो आया था तो भारत के जो चित्रकार थे तो उसमें जहांगीर के शासनकाल में तो टॉमस रो ने एक तैली चित्रण भेंट किया, तो उसको लगा कि यार ये इससे संबंधित चित्र कोई नहीं बना सकता है, तो जहांगीर द्वारा उसको उसकी पेंटिंग के 6 अनुकृतियाँ दी गई और पहचानने के लिए कहा क्यों कन्फ्यूज हो गया कि ये कौन सी पेंटिंग किसने बनाई। ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियंस आर्टिस्ट करके ये थी। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख पा, अकादमिक शैली के चित्रों को सीखने के लिए स्कूल खोले गए, जैसे मुंबई में खोले गए, मद्रास में खोले गए, लखनऊ में खोले गए और कोलकाता में खोले गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तक ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके सामने मैं निरंतर लेते हुए आऊँगा। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत।